गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वालिफिकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संघवाद, जिसको फेडरलिस्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में ये शासन प्रणालियाँ दो तरह की होती हैं, एक एकात्मक और दूसरी संघात्मक। हमारे यहाँ भारत में संघात्मक शासन प्रणाली भी अपनाई गई है। ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है, इसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच, यानी विभिन्न जो पृथक्करण की प्रक्रिया है, वो पृथक्करण की प्रक्रिया संघात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे संविधान में अपनाई गई है और ये कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा में थी और हमारे संविधान में कनाडा से ली गई है। और अगर अनुच्छेद की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है, भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं, ये भारत के हिस्से हैं, अलग से अपनी शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते हैं। शक्तियों का केवल पृथक्करण किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। कुल 395 अनुच्छेद है और प्रथम अनुच्छेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। संघात्मक यानी शक्तियों का बंटवारा कर देना। तो सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं कि किन विशेषताओं से हमें पता लगता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। पहली है शक्तियों का विभाजन। यहाँ जो शक्तियां हैं, उनका बंटवारा किया गया है। किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। शक्तियां कौन सी है? जो विषय बनाए जाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जो विषय ऐड नहीं किए गए हैं, वो अवशिष्ट सूची में ऐड किए गए हैं। तो संघ सूची पे कानून बनाने का कार्य केंद्र करेगा और राज्य सूची पर कानून का कार्य किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ऐसे शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। यानी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। दूसरी है दोहरी शासन प्रणाली। हमारे यहाँ यानी दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई है। वैसे ही यानी सेंट्रल जो केंद्र है, सारी शक्तियां उसको प्रदान नहीं की गई है। दोहरी शासन हमारे एक होता है संघ का और दूसरा होता है राज्य का। तो हमारे यहाँ केंद्र को भी शक्तियां प्रदान की गई है और राज्य को भी शक्तियां प्रदान की गई है। इस तरह से दोहरी शासन प्रणाली होती है। केंद्र के मुखिया अलग होते हैं और राज्य के मुखिया भी अलग होते हैं। केंद्र में भी सरकार का निर्माण होता है और राज्यों में भी सरकार का निर्माण होता है। केंद्र का सरकार का प्रमुख शासनाध्यक्ष कहें तो प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों का जो शासनाध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। द्विसदनीय विधायिका। हमारे यहाँ भारत में जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। उसके 2 रूप है। प्रथम है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के द्वारा चुनकर लोकसभा में आते हैं। और राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा ये सदस्य
चुनकर आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी विभिन्न राज्यों से चुनकर आ रहे हैं, राज्यों की विधानसभाओं से, और ये जनता के द्वारा चुनकर आ रहे हैं। अगला है, इससे हमें एक प्रतीत होता है कि हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है वो संघात्मक है। संविधान का सर्वोच्च होना, हमारे यहाँ जो संविधान की जो हमारे ये संविधान बनाया गया है, इसकी जो विशेषताएं हैं, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। हमारा जो संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 5 परिशिष्ट है और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये संविधान सबसे बड़ा है, यानी जितने भी पद है सरकार के अंदर उनमें सबसे बड़ा है हमारे देश का संविधान। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ जो न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको स्वतंत्र रखा गया है। ये स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकते हैं, इनके निर्णयों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सकते हैं। और संसद या जो राज्य की विधायिका है उसके द्वारा अगर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, तो उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट अवैध भी घोषित कर सकता है। ये शक्ति भी इनको प्रदान की गई है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि केंद्रीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र व राज्यों के बीच। अब दोनों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा किया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। इसलिए न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च है और यहाँ न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। वहाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस विवाद का निपटारा नहीं करेगी, केवल न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि वो उस विवाद को सुन सके और उसका निपटान कर सके। अगला है संविधान की कठोरता। हमारे संविधान की विशेषता देखें तो हमारा संविधान कठोर भी है और कठोर के साथ साथ लचीला भी है। कठोर कैसे है अभी बताऊंगी, लचीला कैसे है, यानी आसानी से इसमें संशोधन किया जा सकता है। कठोर कैसे है, हमारे संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का अनुच्छेद है। इसके तहत 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत से, दूसरा है उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत हो गया, और तीसरा है 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति। इस तरह से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत यानी संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो सकता है। दूसरा होता है विशेष 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत हो गया, और तीसरा है 2/3 बहुमत और प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। जैसे जीएसटी लागू किया गया तो आधे राज्यों की स्वीकृति उसमें आवश्यक थी, और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य का नाम चेंज करना है, तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है या उसकी समाप्ति करनी है, वो भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो इससे प्रतीत होता है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है।
अगला है राज्यपाल का पद। हमारे यहाँ राज्यपाल का पद भी सृजित किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्यों में होते हैं, राज्यों के मुखिया होते हैं और नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के द्वारा। 5 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन विशेषताओं से हमें प्रतीत होता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था है, यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब देखते हैं हम, यानी संघात्मक हमने देख लिया है, संघात्मक जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं। अब देखते हैं एकात्मक जो विशेषता है या केंद्रीकरण जो हमारे संविधान में अपनाया गया है उसकी क्या क्या विशेषता है। केंद्रीकरण का मीन हो गया यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दी गई है। संघात्मक में हमने देखा कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। तो उन विशेषताओं से हमने देखा कि केंद्र को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है और राज्य को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है। एकात्मक में हम देखेंगे कि केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तियां प्रदान की गई है और किन विशेषताओं के आधार पर हमें पता लगता है कि केंद्र को राज्यों से अधिक विशेषताएं प्रदान या अधिक पावर दिए गए हैं। इन विशेषताओं से हमें प्रतीत होता है। तो सबसे पहले है एकल संविधान। हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन संविधान हमारे एकल है। पूरे देश का संविधान अलग है, यानी एक बनाया गया है। अलग अलग राज्यों का या केंद्र सरकार का अलग अलग संविधान नहीं है। पूरे भारत देश का एक संविधान है। केवल जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, उसका अलग से संविधान था अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन इस अनुच्छेद को भी अब समाप्त कर दिया गया है। पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का केवल एक संविधान है। तो इससे प्रतीत होता है कि केंद्र की स्थिति राज्यों से मजबूत है। केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। अगला है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन तो किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन संघ शक्ति, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये तो 3 सूचियां हैं। इनके अलावा इन 3 सूचियों में जो विषय शामिल नहीं किए गए हैं वो अवशिष्ट सूची में शामिल किए गए हैं। अवशिष्ट सूची नीचे देखेंगे। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, किंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये राज्य सूची भी सेंटर के पास चली जाती है। अगर उस राज्य में आपातकाल लागू हो गया है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस समय राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। तो इस तरह से केंद्र को अधिक पावर दिए गए हैं। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी दिया गया है और राज्यों को भी दिया गया है, परंतु राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय या अंतिम जो पावर है वो केंद्र, यानी संवर्ती सूची पे अधिक शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है और अवशिष्ट सूची के विषयों पर केंद्र कानून का निर्माण करेगा। तो इस तरह से एकात्मक अधिक है। संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार का संशोधन होता है। अभी हमने देखा है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों की विधान मंडलों का अनुमोदन। लेकिन
अधिकांश जो संशोधन होते हैं उनमें केंद्र को ही अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे साधारण बहुमत के द्वारा, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधन होते हैं वो भी केंद्र के द्वारा ही किए जाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो इस तरह से केंद्र के पास राज्यों से अधिक पावर प्रदान किया गया है। अगला है उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन यानी राज्यसभा। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। 50 राज्य हैं और सभी को समान प्रतिनिधित्व है। और हमारे भारत का अगर देखें तो यहाँ समान प्रतिनिधित्व ना देके जनसंख्या के आधार पे राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधान मंडल के द्वारा चुनकर आते हैं। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में से 10 सदस्य चुनकर जाते हैं और लोकसभा में 25 जाते हैं। यूपी सबसे अधिक जाते हैं। यूपी में 31 राज्यसभा और लोकसभा में 80 सदस्य उम्मीदवार चुनकर जाते हैं। ऐसे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। जनसंख्या के आधार पे उनमें सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। फिर है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता यानी केंद्र के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाती है और राज्यों के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाती है। और हमारे भारत की बात करें तो स्विट्जरलैंड में तो तिहरी नागरिकता है। केंद्र, राज्य और फिर जिस इकाई में वो रहते हैं वहाँ की नागरिकता भी उनको प्रदान की जाती है। भारत की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। एकल नागरिकता का मीन है हम ये कहते हैं हम भारतीय हैं या हम भारत के निवासी हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि हम जयपुर के हैं, राजस्थान के, यूपी के, वहाँ के निवासी हैं। केवल ये कहते हैं भारतीय। हम अगर जो राष्ट्रपति है, लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं, उनकी जो योग्यताएं होती हैं उनमें भी देखेंगे तो भारतीय नागरिक यानी भारत का नागरिक हम कह सकते हैं स्वयं को। अलग से स्टेट का डिफाइन नहीं करेंगे। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में इसलिए अपनाया गया है। भारत में बहुत सारे धर्मों के, पंथों के लोग निवास करते हैं, लेकिन सभी यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाके निवास कर सकता है। उस पर ये बाउंडेशन नहीं है कि आप उस एरिया से हैं, आपकी नागरिकता अलग है तो आप यहाँ निवास नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता है तो पूरे भारत में वो कहीं भी जाके रह सकता है, यानी भारतीय ही कहलाएंगे, अलग से पर्टिकुलर किसी एरिया के व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। अगली है अवशिष्ट शक्तियाँ। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ भी ऐड की गई है और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 248 के तहत जोड़ी गई है। ये कनाडा से ली गई है और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। इसमें जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम ये ना संघ सूची में ऐड किया गया है, ना राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में है। ये अवशिष्ट विषय में ऐड किया गया है। और राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसके लिए तो संविधान में संशोधन भी किया गया। 1963 में 16वां संविधान संशोधन हुआ और उस 16वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान रखा गया, संघ से अलग या संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वातंत्र का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यानी वाक की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, ये अगर संघ से अलग होते हैं, केंद्र से अलग होते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो सबसे जो सर्वोच्च है या जो हमारी जो अधिक शक्तियां प्रदान की गई है तो वो है केंद्र के पास। इसलिए हम कह सकते हैं
संघात्मक के साथ साथ यहाँ एकात्मक भी अडॉप्ट किया गया है, एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। कुछ विशेषताओं से हमें पता लगता है कि संघात्मक है और कुछ विशेषताओं से हमें पता लगता है कि एकात्मक के तत्व भी हमें या एकात्मक के तत्वों की झलक भी हमें दिखाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।